नमस्कार, आप देख रहे हैं तेलंगाना की तकदीर और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी है और उसके बाद ही आचार संहिता लागू हो गई है। अब पार्टियों की एक दूसरे पर निराधार आरोपों की झड़ी लगनी बंद हो जाएगी। साथ ही पार्टियां उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते जो आपसी नफरत पैदा कर सकती है या फिर विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर सकती है, या फिर असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से वो बचेंगे। साथ ही चुनाव प्रचार के लिए वो किसी भी धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार अपने हित को साधने के लिए आधिकारिक वाहन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। न ही मंत्री अपने आधिकारिक यात्रा को चुनाव प्रचार कार्य के साथ जोड़ पाएंगे। अगर ये नियम कोई तोड़ता है तो उसकी उम्मीदवारी को बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन अभी भी कई पार्टियों ने लिस्टों के जरिए अपने उम्मीदवारों के पत्ते स्थान विशेष नहीं खोले हैं। तो कौन होंगे एक दूसरे के सामने दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को देंगे चुनौती, और तेलंगाना में किसके हाथ होगा सत्ता का एकाधिकार या बनेगी खिचड़ी, इसी के बारे में बताएंगे कि सर्वे से क्या पता चला है। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए बीआरएस घोषणा पत्र जारी करेंगे। तेलंगाना में केसीआर का दांव, 2 सीटों से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। तेलंगाना में क्या केसीआर को मिलेगा तीसरा मौका? क्या कांग्रेस का हाथ थामेगा तेलंगाना? बीजेपी को है काम के भरोसे जीत का पूरा भरोसा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सत्तारूढ़ बीआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे और उसी दिन सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे, जो उनके चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। राव 15 अक्टूबर को यहां पार्टी मुख्यालय में पार्टी के विधायक उम्मीदवारों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें बी फॉर्म सौंपेंगे। वह चुनाव में पालन किए जाने वाले नियमों को समझाएंगे और उम्मीदवारों को सुझाव देंगे, जिसके बाद बीआरएस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। 16 अक्टूबर को वह जनगांव और भुवनागिरी में रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को सिद्दीपेट और सिरसिला में सार्वजनिक बैठक करेंगे। 18 अक्टूबर को राव डरचारला और मेडचल में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। राव 9 नवंबर को सिद्दीपेट जिले के गजवेल निर्वाचन क्षेत्र और कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राव को निवर्तमान विधानसभा में गजवेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कामारेड्डी से भी लड़ने का फैसला किया है। कामारेड्डी में वे 9 नवंबर को दोपहर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बाद में उसी दिन निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करेंगे। राव ने 21 अगस्त को विधानसभा की कुल 119 सीटों में से 115 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने से पहले ही सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने अपने पत्ते खोल दिए थे। अब सीएम केसीआर ने अपने फैसले से विरोधियों को चौंका दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी केसीआर और उनकी सरकार पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तेलंगाना दौरे के दौरान केसीआर पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी और विपक्षी हमलों से घिरने के कारण चंद्रशेखर राव ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। केसीआर ने बताया कि वह सिद्दीपेट जिले की अपनी पारंपरिक सीट गजवेल के अलावा बीआरएस के मजबूत किले के तौर पर मशहूर कामारेड्डी विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ेंगे। बीआरएस ने 21 अगस्त को ही 119 विधानसभा सीटों में से 115 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी थी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही केसीआर ने इन सीटों पर भी फैसला कर दिया। इस बार तेलंगाना के सीएम गजवेल के अलावा कामारेड्डी से भी पर्चा दाखिल करेंगे। कामारेड्डी सीट पर अभी भी बीआरएस का कब्जा है। गापा गोवर्धन इस सीट से विधायक है। वे 1994 से लगातार 5 बार कामारेड्डी विधानसभा से जीत चुके हैं। केसीआर ने 2014 और 18 के विधानसभा चुनाव में गजवेल सीट से जीत दर्ज की थी। दोनों चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के वी प्रताप रेड्डी को 50,000 वोटों से अधिक के अंतर से हराया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ई राजेंद्र ने गजवेल से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ई राजेंद्र पहले बीआरएस के मेंबर रहे और केसीआर सरकार में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी रहे थे। बाद में सीएम के चंद्रशेखर राव से नाराजगी के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। केसीआर के मंत्रिमंडल से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी हुजूराबाद सीट से इस्तीफा दे दिया था। बाद के चुनाव में वह दोबारा हुजूराबाद से चुने गए हैं। हाल ही में उन्होंने केसीआर को गजवेल में हराने की चुनौती दी थी।
बीआरएस प्रवक्ता श्रवण दासोजू ने ई राजेंद्र के दावे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए दावा किया कि इस बार केसीआर गजवेल और कामारेड्डी दोनों सीटों से चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने केसीआर को चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित करने के लिए विधायक गापा गोवर्धन को धन्यवाद दिया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, तेलंगाना में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आयोग द्वारा किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ, मादक द्रव्यों, नकदी, शराब या मुफ्त वस्तुओं की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए वीडियो दलों और उड़न दस्तों को तत्काल काम पर लगा दिया गया है। दलों की बेचैनी बढ़ गई है। यहाँ पर 3 मुख्य दलों के बीच मुकाबला है। तेलंगाना में सरकार बनाने से लेकर सरकार चलाने तक चुनौतियां हैं। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री के.टी. रामाराव ने उनकी पार्टी की जीत का दावा किया है। वहीं कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट जैसा करिश्मा यहां होने की उम्मीद है और बीजेपी तो यहां सरकार बनाएगी, उसके लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है। अब देखना यह है कि कौन से दल की तेलंगाना में क्या पकड़ है और तेलंगाना में क्या समीकरण बन रहे हैं। लगातार 2 बार के कार्यकाल में बीआरएस की सरकार होने के नाते बीआरएस अब तक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत खिलाड़ी रहा है। हालांकि इस बार बीआरएस को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी पार्टी को यह भरोसा है कि उसने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसके दम पर वो सत्ता में वापसी कर सकती है। बीआरएस केसीआर की अपील पर बहुत अधिक भरोसा कर रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक में हाल ही में मिली जीत से कांग्रेस खासी उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से तेलंगाना में बीआरएस को लेकर लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 बार से बीआरएस ने तेलंगाना में कोई विकास के कार्य नहीं कराए जिनकी लोगों को जरूरत थी। इसीलिए लोगों का विश्वास इस परिवारवाद वाली पार्टी से उठ गया और बीआरएस के खिलाफ एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर है जो उसे शीर्ष पर उभरने में मदद करेगी। पिछले कुछ महीनों में बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पार्टी इस बात पर भी भरोसा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में उसके और बीआरएस के बीच ही मुकाबला होगा, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि मुसलमान वोट भी बीआरएस से छिटक कर उसकी झोली में आ गिरेगा और इस तरह से वो तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ये नहीं जानती कि वो जिस पार्टी से मुकाबले की बात करती है वो दोनों ही पार्टियों की सच्चाई तेलंगाना की जनता जानती है। एक परिवारवाद वाली पार्टी की सरकार वो देख चुकी है और दूसरी पार्टी भी वैसी ही है जिसमें सिर्फ वंशवाद या परिवार के लोगों को ही तरजीह दी जाती है, न कि जनता को। यहाँ बीआरएस में केसीआर और के कविता है और वहाँ कांग्रेस में राहुल और प्रियंका है। इसीलिए ये सिर्फ कांग्रेस की कोरी मानसिकता है कि तेलंगाना पर वो अपना वर्चस्व बना पाएंगे। अक्टूबर को निजामाबाद में पीएम मोदी ने जो जनसभा की थी उसमें जिन्होंने केसीआर पर एनडीए में शामिल होने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, उसने राज्य में भाजपा की वापसी को एक बड़ी हवा माना है। पिछले कुछ वर्षों में राज्यवार पार्टी के ग्राफ में उतार चढ़ाव देखा गया है। इसने 2018 के विधानसभा चुनावों में केवल 1 सीट जीती थी, लेकिन 2019 में 4 लोकसभा सीटें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन को मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है। विशेष रूप से हैदराबाद के पुराने शहर में, जहां ये लगभग सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती है। एआईएमआईएम के बीआरएस के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी योजना बना रही है कि वो यहां से भी अपना खाता खोलेगी, लेकिन ये बात को लेकर भाजपा काफी निश्चित दिख रही है कि अगर ओवैसी की पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी तो भी फायदा भाजपा को ही होगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए भाजपा ने केंद्र में जितना काम किया है उसका सिला तेलंगाना से उसे मिलने वाला है। और अब मुसलमान भी समझ गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और दोनों परिवार और वंशवाद वाली पार्टियां लाख कोशिश कर लें लेकिन तेलंगाना के लोगों का मन नहीं पड़ सकती, क्योंकि भाजपा के काम की वजह से ही केंद्र में लोगों ने उसे बैठा रखा है और उसी तरह तेलंगाना की जनता भी उसे उसके काम की वजह से ही यहाँ पर भी सिर माथे पर बैठाएगी। विधानसभा चुनाव में सरकार की लोक लुभावन योजनाओं की भरमार, सत्तारूढ़ टीआरएस की ताकत व कमजोरी दोनों है। खासतौर से मुसलमान केंद्रित कुछ योजनाओं को तुष्टीकरण से जोड़कर भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया है। महज 9 साल पहले अस्तित्व में आए तेलंगाना विधानसभा चुनाव की जंग दिलचस्प मोड़ पर है। त्रिकोणीय मुकाबले में जहां भाजपा हिंदुत्व और जातीय समीकरण को हथियार बनाकर दक्षिण के एक और राज्य की मुख्य ताकत बनना चाहती है, वहीं सत्तारूढ़ टीआरएस को अपने 10 साल के कार्यक्रम में हर वर्ग के लिए शुरू की गई लोक लुभावन योजनाओं के जरिए जीत की हैट्रिक का भरोसा है। सभी प्रमुख दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनमें कृषि ऋण माफी, बढ़ी हुई पेंशन, विभिन्न पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता, बेरोजगारी भत्ता, बीमा योजनाएं और राज्य सरकार की नौकरियां शामिल हैं। बढ़ते राज्य ऋणों का प्रबंधन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का आवंटन
कार्यालय में आने वाली पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कृषि ऋण माफी और रायतू बंधु और दलित बंधु योजनाओं के लिए धन का एक बड़ा हिस्सा आवश्यक है। सभी 3 प्रमुख दलों बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा को विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना की तकदीर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।